तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईओटी क्रेन, स्लिंग और नायलॉन बेल्ट के द्वारा मटेरियल हैंडलिंग में हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें क्रेन से मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त क्या-क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, प्री-लिफ्ट इंस्पेक्शन, मतलब क्रेन को चलाने से पहले उसका इंस्पेक्शन करना। जैसे कि उसका हॉइस्ट को चेक करना, केबल ट्रॉली को चेक करना, हुक्स को चेक करना और जो जो भी उसमें सेफ्टी डिवाइसेस लगी हैं, उनको चेक करना। क्या वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्री-लिफ्ट इंस्पेक्शन करना। दूसरी चीज़ है लोड लिमिट। जब भी हम किसी भी लोड को उठा रहे हैं, हम पहले इंश्योर कर लें कि कभी भी क्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा उस लोड को ना उठाएं। जितना क्रेन की कैपेसिटी हो उतना ही लोड को उठाएं। तीसरा चीज़, जो भी क्रेन ऑपरेटर क्रेन को चला रहा है, ठीक, वो पूरा इंश्योर करें कि वो क्रेन ऑपरेटर वैलिड लाइसेंस लेकर चला रहा हो, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हो। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि ऑपरेटर जो क्रेन चला रहा है वो वेल ट्रेंड हो। तीसरा चीज़, प्रॉपर सेटअप। जब भी क्रेन से किसी भी मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बातें इंश्योर करें कि जो भी मटेरियल ग्राउंड लेवल पर लाई कर रहा है, सॉफ्ट फ्लोर पे है, वो स्टेबल कंडीशन में है कि नहीं। ये नहीं कि वो रफ सरफेस पे है, अनस्टेबल सरफेस पे है। इससे दिक्कत ये होगी कि अगर हम मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं, जब भी लिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो अनस्टेबल सरफेस है, तो वो कहीं भी उसका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो जिसके कारण कोई ना कोई घटना हो सकती है। तो हमें इन 4 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या-क्या चीज़ें हैं वो? पहला प्री-लिफ्ट इंस्पेक्शन, दूसरा लोड लिमिट, तीसरा ऑपरेटर ट्रेनिंग और चौथा प्रॉपर सेटअप। चलिए, तो हम बात करते हैं ईओटी क्रेन के बारे में। बेसिकली जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स के क्रेन यूज़ होती है मैक्सिमम। पहला सिंगल गर्डर क्रेन, दूसरा डबल गर्डर क्रेन। सिंगल गर्डर में जिसमें एक ही ब्रिज हो, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया हो, एक ही ब्रिज है, और डबल गर्डर क्रेन में 2 ब्रिज होती हैं। ये तो चलिए, हम कुछ मेन पार्ट्स ऑफ ईओटी क्रेन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें पता रहनी चाहिए। ब्रिज, जैसा मैंने बताया कि ये पार्ट होता है क्रेन का जिसको कहते हैं हम ब्रिज, ठीक। ये 2 एंड पॉइंट से जुड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं इंड कैरेज, ठीक है। और ये पाथवे प्रोवाइड करता है ट्रॉली को, जिस पे ट्रॉली का मूवमेंट होता है। जैसा मैंने बोला कि ब्रिज कनेक्ट होता है 2 एंड पॉइंट से, जिसको हम कहते हैं इंड कैरेज। तो ये है वो पोर्शन जिससे ब्रिज कनेक्टेड होता है, इसको कहते हैं इंड कैरेज। तो आते हैं क्रेन के मूवमेंट पर। क्रेन का बेसिकली सिर्फ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। एक होता है लॉन्ग ट्रैवल, जिसको हम बोलते हैं एलटी। तो ये पोर्शन है, इसको इस पाथवे पर अगर ट्रेन मूव कर रहा है तो ये लॉन्ग ट्रैवल डायरेक्शन हो गया। दूसरा होता है क्रॉस ट्रैवल। क्रॉस ट्रैवल मतलब जिस ब्रिज पर ट्रॉली मूव करता है, ट्रॉली के मूवमेंट को कहते हैं क्रॉस ट्रैवल। तो बात करते हैं व्हील माउंटिंग पर। ईओटी क्रेन के व्हील की माउंटिंग सिर्फ 2 तरीके से की जाती है। पहला है पिन टाइप माउंटिंग, दूसरा है पिलो टाइप माउंटिंग, जिसमें ये पिन अटैच हो व्हील में गियर के साथ, उसको कहते हैं पिन टाइप माउंटिंग। पिलो लॉक टाइप माउंटिंग में क्या होता है कि एक पिलो ब्लॉक होता है जो व्हील से कनेक्टेड होता है, उसी में बेयरिंग होती है, और वो पिलो ब्लॉक एक बड़े से शाफ्ट से जुड़ा होता है, जो कि डायरेक्ट गियर बॉक्स से अटैच होता है। तो जैसे जैसे गियर बॉक्स में गियर मूव करते हैं, वैसे वैसे क्रेन की व्हील मूव करती है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ सेफ्टी डिवाइसेस की, जो कि क्रेन में अटैच होता है हमारी सेफ्टी को एनहांस करने के लिए। पहला होता है रोटरी लिमिट स्विच। तो इस लिमिट स्विच का काम ये है कि हुक को एक लिमिट तक ही नीचे भेजेगा, वो उससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाएगा, जिससे कोई भी सेफ्टी इंसिडेंट हमारे एरिया में ना हो। दूसरा होता है ग्रेविटी लिमिट स्विच। ग्रेविटी लिमिट स्विच जस्ट रूम ड्रम के नीचे रहता है। वो क्या करता है कि हुक को एक लिमिट तक ही ऊपर लेके आता है, जिससे कोई भी सेफ्टी इंसिडेंट ना हो। अगर हम लोड उठा रहे हैं, तो अगर ये ग्रेविटी लिमिट स्विच नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्ट वो लोड ऊपर जा रहा है और सीधा रोप ड्रम को हिट कर सकता है। तो ग्रेविटी लिमिट स्विच इसलिए लगा रहते हैं। ये पिक्चर्स हैं दोनों लिमिट स्विच के। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होती है क्रेन की, जो क्रेन में लगी होती है, जिसको कहते हैं एंटी क्लोजन डिवाइस। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, अगर किसी बे में 2 क्रेन चल रही है, वो 2 क्रेन आपस में ना टकराए, इसलिए ये एंटी क्लोजन डिवाइस लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर 2 क्रेन अगर पास आ रही हैं, तो एंटी क्लोजन डिवाइस क्या करता है, ये ऑटोमेटिक उस क्रेन का पावर ऑफ कर देता है और क्रेन वहीं रुक जाती है, जिससे कोई भी कोलिजन होना पॉसिबल नहीं है। क्रेन से मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हमें कई चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इसमें से 4 चीज़ों की बात हमने पहले ही कर चुका है, और हमने क्रेन के पार्ट्स के बारे में भी जान लिया है। तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि क्रेन से हैंडलिंग करते वक्त क्रेन ऑपरेटर केबिन में बैठा है और मटेरियल हैंडलिंग नीचे हो रही है, तो सिग्नल क्या क्या देने चाहिए क्रेन ऑपरेटर को ताकि सेफली मटेरियल हैंडलिंग हो सके, उस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले सिग्नल की हम बात करते हैं, जिसमें इस आदमी ने अपना राइट हैंड ऊपर किया है और इंडेक्स फिंगर बाहर निकाल कर रोटेट कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि इससे हम क्रेन ऑपरेटर को बताना चाहते हैं कि हमें हॉइस्ट को ऊपर करना है। दूसरा पिक्चर है हॉइस्ट को लोअर करने का, जिसमें ये आदमी अपने राइट हैंड को नीचे करके मूव कर रहा है, जिससे हॉइस्ट को नीचे किया जा सकता है। तीसरा इमेज है ब्रिज का मूवमेंट करवाना। तब ब्रिज का मूवमेंट एलटी डायरेक्शन, जैसे मैंने बात की अभी पहले कि क्रेन से मूवमेंट करती है लॉन्ग ट्रेवल और क्रॉस ट्रेवल। लॉन्ग ट्रेवल मतलब ब्रिज का मूवमेंट, क्रॉस ट्रेवल मतलब ट्रॉली का मूवमेंट। तो अगर हम ब्रिज का ट्रेवल करवाना है, तो हम तीसरे पिक्चर पे जाएंगे।
तीसरा पिक्चर में क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट इशारा कर रहा है क्रेन ऑपरेटर को कि ब्रिज को मूवमेंट करो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन। चौथे पे आता है, चौथा है ट्रॉली ट्रैवल के लिए। हम राइट हैंड उठा रहे हैं और थंब से अगर इशारा कर रहे हैं तो ट्रॉली के मूवमेंट पे है। ट्रॉली का मूवमेंट किधर जाना, लेफ्ट या राइट। अगर हम क्रेन को स्टॉप कराना चाहते हैं तो एक हाथ ऊपर कर ऐसे वेव करेंगे, इस तरह से वेव करेंगे तो क्रेन को रुकने का सिंबल मिलेगा। अगर हम क्रेन को इमरजेंसी स्टॉप करवाना चाहते हैं तो दोनों हाथ को ऊपर कर वेव करेंगे, मतलब हिलाएंगे, तो क्रेन ऑपरेटर को ये सिंबल मिलेगा कि हमें क्रेन को तुरंत स्टॉप करना है वहीं के वहीं। तो हम बात करते हैं आखिरी सिंबल की। इसमें क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हमेशा जो हुक का पार्ट रहता है उसको कहते हैं हर्स्ट। हर्स्ट को अगर ऊपर नीचे करना है तो जैसा कि मैंने पहले पिक्चर में बताया, ये राइट हैंड से एक उंगली से वेव करेंगे तो हर्स्ट ऊपर जाएगा। लेकिन कितना स्पीड से उसको ऊपर जाना है, तेज से जाना है, स्लोली जाना है, उसको कैसे करेंगे? तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये आदमी राइट हैंड को ऊपर करके इंडेक्स फिंगर को ऊपर निकाला है, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखा है और स्लोली मूव कर रहा है। इसका इंडिकेशन है क्रेन ऑपरेटर को कि हर्स्ट को धीरे धीरे ऊपर ले जाए। तो ये थी कुछ सिग्नल्स जो कि हमें जानना चाहिए अगर हम क्रेन से मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं स्लिंग्स के। स्लिंग्स क्या होता है? स्लिंग्स क्या है? स्लिंग एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है जो कि लोड और क्रेन को हुक को ज्वाइन करता है, जिससे कि हमको मटेरियल हैंडलिंग करने में आसानी होती है। स्लिंग्स टोटल 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वायर रोप स्लिंग। वायर रोप स्लिंग हमेशा रफ यूज के लिए यूज होता है जहां हाई टेम्परेचर और हैवी लोड उठाना हो। दूसरा होता है चेन स्लिंग। चेन स्लिंग ड्यूरेबल और एडजस्टेबल होता है, इससे कम लोड उठाया जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तीसरा होता है नायलॉन वेब स्लिंग। ये लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और पेंटेड होता है, इससे हैवी लोड भी उठाया जा सकता है। तो चौथा होता है पॉलिस्टर राउंड स्लिंग। ये सर्कुलर और सॉफ्ट होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, इसको मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे हैवी लोड भी उठा सकता है, इसको हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, स्लिंग के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पिक्चर में भी वही दिखाया जा रहा है। पहला इसको कहते हैं वायर रोप स्लिंग, इसको कहते हैं नायलॉन बेल्ट, इसको कहते हैं पॉलिस्टर टाइप नायलॉन बेल्ट, इसको कहते हैं चेन स्लिंग। तो चलिए हम बात करते हैं नायलॉन स्लिंग के बारे में। नायलॉन स्लिंग बेसिकली कलर कोडेड आता है, तो हमें उसके कलर के हिसाब से उसकी कैपेसिटी का पता लगाना होता है। तो जैसे कि अगर नायलॉन बेल्ट वॉयलेट कलर का हो, मतलब बैगनी कलर का हो, तो उसकी कैपेसिटी होगी 1 टन। ग्रीन कलर का हो तो उसकी कैपेसिटी होगी 2 टन। येलो कलर का हो तो उसकी कैपेसिटी होगी 3 टन। ग्रे कलर का हो तो उसकी कैपेसिटी होगी 4 टन। लाल कलर का हो तो उसकी कैपेसिटी होगी 5 टन। ब्राउन कलर का हो तो उसकी कैपेसिटी होगी 6 टन। अगर ब्लू कलर का है तो उसकी कैपेसिटी है 8 टन। ऑरेंज कलर का है तो उसकी कैपेसिटी है 10 टन। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि स्लिंग की कैपेसिटी उसके कलर के हिसाब से कितनी होती है, लेकिन अब इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि पोजीशन के हिसाब से उस स्लिंग की कैपेसिटी कितनी होती है। तो अगर हम स्लिंग को स्ट्रेट में यूज कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी बिल्कुल भी इंक्रीज ना डिक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर हम उसका पोजीशन चेंज किए, अगर स्लिंग को हमने यू शेप में यूज कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी जस्ट उसके डबल हो जा रही है। और जैसे जैसे हम स्लिंग का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे और वाइडर स्प्रेड कर रहे हैं, वैसे वैसे उस स्लिंग की कैपेसिटी डिक्रीज होने लग रही है। तो इससे क्या पता चलता है हमें स्लिंग को किस तरह यूज करना है और किस तरह यूज करने पे क्या उसकी कैपेसिटी रहनी चाहिए, इसके बारे में हमें फुल जानकारी होनी चाहिए। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला, एग्जामिन एंड टेस्ट। हमें कोई भी मटेरियल हैंडलिंग करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो मटेरियल कैसा है, कहाँ रखा है और किस कंडीशन में। तो पहला है एग्जामिन एंड टेस्ट। दूसरा है प्लान द जॉब। किस तरीके से उस मटेरियल को उठाना है, कैसे प्लान करना है, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा है अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है या फिर कोई मशीन की ज़रूरत है जिससे हमको मटेरियल हैंडलिंग करने में आसानी हो सके, तो उसका हेल्प ज़रूर लेना चाहिए या फिर दूसरों से बात करनी चाहिए कि कैसे कैसे हम इस मटेरियल को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। चौथा है मटेरियल उठाने से पहले हमको सबसे ज़्यादा ये इंश्योर करना चाहिए हमने सारी पीपीस पहन के रखी है कि नहीं। जैसे पहला, हमने हेलमेट पहना है कि नहीं, क्या पहना है। दूसरा चीज़, हमने लॉन्ग स्लीव शर्ट पहने हैं कि नहीं पहने हैं, जैसे फुल स्लीव शर्ट पहने हैं कि नहीं पहने। तीसरा, हमने स्टील बूट्स पहना है कि नहीं पहना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने ग्लव्स पहना है कि नहीं पहना है। क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हमेशा ये सुनने में आता है कि किसी का हाथ दब गया, किसी का पैर दब गया, तो हम इंश्योर करें कि हम सारे पीस पहन के रखे हैं कि नहीं। तो आते हैं 5वीं चीज़ पर। हमें मटेरियल हैंडलिंग करने से पहले सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि हम अगर मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, क्रेन के थ्रू कर रहे हैं या फिर फोर्कलिफ्ट के थ्रू कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर ट्रॉली के थ्रू कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए हम एक गुड ग्रिप बनाएं, उस मटेरियल पर अच्छी पकड़ बनाएं जिससे वो मटेरियल अच्छे से उठ सके। ये है 5वां चीज़। 6ठा चीज़ है कि उसको आसानी से लिफ्ट करें। और 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम अपने हाथों से उस मटेरियल का हैंडलिंग कर रहे हैं तो हमें बीच बीच में ब्रेक जरूर लेना है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है लेना, इससे हमारी मटेरियल हैंडलिंग की प्रोसेस एकदम स्मूथली हो जाएगी और जिससे कोई भी घटना होने का चांस भी नहीं रहता।
तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मटेरियल लिफ्ट करते समय हमें क्या-क्या चीज़ों का स्पेशली ध्यान देना चाहिए। पहले सोचना है कि कैसे उठाना है, कैसे क्या करना है। दूसरा, अगर हम अपने हाथ से उठा रहे हैं, तो ये पोज़ीशन ध्यान दें कि हमें कैसे मटेरियल को लिफ्ट करना है। पहले बेंड होना है, फिर ग्रैब करना है कि उस मटेरियल पर पकड़ बनानी है, ठीक? फिर धीरे-धीरे उसको लिफ्ट करना है, फिर ऐसे होल्ड करना है, मटेरियल हैंडलिंग ले जाते समय ऐसे होल्ड करना है कि हमें आगे और बगल और साइड सारा व्यू क्लियर हो। मटेरियल इस तरीके से हमें ले जाना है कि हमारा कोई भी व्यू ब्लॉक ना हो आगे, जिससे कोई भी घटना हमारे साथ ना हो। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मटेरियल को कैरी कैसे करना है। मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा व्यू ब्लॉक ना हो। आर्म्स हमेशा चेस्ट के पास ही रहे, जिससे हमें मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। अवॉइड करें ट्विस्टिंग, पैर को इधर उधर मूव ना करें, सिंपल स्लोली धीरे धीरे चलें और छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, जिससे हमारा मटेरियल हैंडलिंग एकदम सेफली हो सकता है। अब अनलोडिंग कैसे करें? मटेरियल को धीरे धीरे ज़मीन की तरफ लेके जाएं, धीरे धीरे अपने कमर को धीरे धीरे बेंड करें और केयरफुली धीरे धीरे नीचे रखें, जिससे हमारे मटेरियल हैंडलिंग सेफली हो सकती है। तो ये सब चीज़ें थी जिन्हें हमें मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त सेफली ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कुछ डूज एंड डोंट पे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी हम मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं क्रेन के थ्रू स्लिंग लगाकर, हम इस बात का ध्यान दें कि क्रेन का हुक हमेशा मटेरियल के सेंटर में रहना चाहिए। जैसा कि पहला पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये हुक इस तरह इंक्लाइंड है। जैसे ही इस ऑपरेटर ने मटेरियल को लिफ्ट किया, वो मटेरियल जस्ट उसकी तरफ मूव कर गया, जिससे उसको चोट लग गई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम कोई भी अगर इस तरीके का मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, हम इंश्योर करें कि स्लिंग दोनों तरफ लगी हो, जिससे मटेरियल का स्लिंग से स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी ना रहे। तीसरा चीज़ हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अगर क्रेन से हम मटेरियल लिफ्ट करें, हमेशा ये एक चीज़ इंश्योर करें कि हमेशा मटेरियल ऑपरेटर के आगे हो, ना कि मटेरियल क्रेन के ऑपरेटर के पीछे हो, जिससे हमें पूरा व्यू मिले कि मटेरियल किस डायरेक्शन में जा रहा है और किधर जा रहा है। चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये ध्यान देना चाहिए मटेरियल हैंडलिंग करते समय कि जहाँ भी हम मटेरियल प्लेस कर रहे हैं, वहाँ सराउंडिंग्स में कोई आदमी तो नहीं, कोई वर्कर तो नहीं जो काम कर रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम इंश्योर करें कि वो एरिया हमेशा खाली मिले। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्लिंग्स की पोजीशन पर कि किस किस तरीके से उस स्लिंग को मटेरियल से अटैच करते हैं और उस पोजीशन को क्या कहते हैं। तो पहला फिगर है वर्टिकल टाइप पोजीशन, जिसमें एक स्लिंग स्ट्रेट अटैच है हुक से और हुक से अटैच है मटेरियल। दूसरा है चोकर, जिसमें हम स्लिंग को यू शेप में रैप करके उसको हुक से अटैच किए हैं। तीसरा है बास्केट टाइप। चौथा है डबल बास्केट, जिसमें हम 2 बार स्लिंग को रोल किए हैं और उसको हुक से अटैच किए हैं। पांचवा है मल्टी लेज ब्रिडल, इसमें हम 4 हुक अटैच किए हैं स्लिंग से, जो कि उस मटेरियल से अटैच है। पांचवा है सिंपल चोकर। कोई भी अगर सिलेंड्रिकल मटेरियल है तो उसको हम इस तरीके से हैंडल करें तो उसको कहते हैं सिंपल चोकर। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे जैसे स्लिंग के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो ये एग्जांपल है उसका। जैसे हम सिंपली यू शेप में अगर स्लिंग को अटैच किए हैं तो उसका कैपेसिटी इतना है। जैसे जैसे हम उसका विड्थ को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी डाउन होती चली जा रही है। तो अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट पर कि किस तरह हमको स्लिंग को बांधना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हम कभी भी इस तरीके का बास्केट नहीं बना सकते हैं। हमेशा इंश्योर करें कि चारों स्लिंग चारों एज पे लगी हो और वो डायरेक्ट हुक से कनेक्टेड हो। दूसरा पिक्चर देखिए, दूसरा पिक्चर पे मेरी ये पोजीशन राइट है और ये पोजीशन रॉन्ग है। हमें कभी भी इस पोजीशन पे मटेरियल हैंडलिंग को नहीं करना है। तीसरा पिक्चर है, ये बास्केट है, जैसा कि मैंने पहले पिक्चर में दिखाया, आप देख सकते हैं ये सिंपल बास्केट है जिसको हम कहते हैं चोकर। तो कभी भी हमें इस तरीके का चोकर नहीं बनाना है, हमेशा इस तरीके का चोकर बनाना है जिससे हमारी मटेरियल हैंडलिंग सेफली हो सके। तो अब बात करते हैं कि हमें स्लिंग्स की पहचान कैसे करनी चाहिए कि वो सही है कि नहीं सही है। कभी भी आपको अगर ऐसा स्लिंग्स दिख रहा है, ब्रोकन वायर्स है उसमें, हमें उस स्लिंग्स को तुरंत रिजेक्ट कर देनी चाहिए। दूसरा पिक्चर हमें हीट को डिनोट कर रहा है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त हीट जनरेट होती है, उसके कारण इसमें ये एक कलर मार्क आ गया है। तो हमें भी कभी भी अगर ऐसा कलर मार्क दिख रहा है, हमें कभी भी उस स्लिंग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। वायर ऑफ स्लिंग इस तरीके का हो, उसमें शॉक्स बने हो, मतलब उसमें थ्रेड सारे निकल गए हों, तो हमें उसको कभी भी यूज़ करना नहीं चाहिए। अगर वायर ऑफ स्लिंग क्रश हो गए हों तो भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वायर लोड पर ओवरलोड नहीं डालना चाहिए जिससे वो स्लिंग्स टूट सके। चौथा है वियर। अगर कभी भी ये वायर ऑफ स्लिंग वियर हो चुका है तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उस पर रस्ट पड़ गया तो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उस पर किंग्स आ गए हैं, कार्ड बन गई, तो भी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो स्लिंग वेल्डेड हो तो भी कभी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो स्लिंग होम मेड हो
तो भी कभी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट चीज़, अगर उस लिंक पर इस तरीके का गार्ड बन गया हो तो भी हमें उस लिंक को तुरंत रिसेट करना चाहिए, कभी उस लिंक को यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी मटेरियल हैंडलिंग सेफली हो सके। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सैकल पर। सैकल क्या होता है? सैकल एक छोटा-सा डिवाइस है, जो लिंक करता है स्लिंग और मटेरियल को। ये हमें मटेरियल लिफ्टिंग करते वक़्त बहुत हेल्प करता है। ये छोटी डिवाइस है, लेकिन काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे अगर आपको और चीज़ें जाननी हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये